अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आपको पता है हम लोग बीएससी की फ़िज़िक्स का मैकेनिक्स का पोर्शन पढ़ रहे थे जिसके हमने 2 चैप्टर एंड कर लिए थे। आज हम 3rd चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है रोटेशनल मोशन। स्टूडेंट्स, क्योंकि चैप्टर का नाम है रोटेशनल मोशन तो इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक्स होंगे, जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो डेफिनेटली रोटेशनल मोशन से ही रिलेटेड होंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज रोटेशनल मोशन, डिफाइन एंड एक्सप्लेन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो हमने सबसे पहले देखना है रोटेशनल मोशन क्या होती है और उसके बाद एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हमने एक्सप्लेन करना है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं। आपसे ये रिक्वेस्ट है कि मैं जिस पॉइंट को एक्सप्लेन करूँगा आपने सिर्फ उस पे फोकस करना है, फिर 1 बाय 1 हम सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम रोटेशनल मोशन को देखेंगे और इसकी प्रॉपर डेफिनेशन से पहले आप इस फिगर पे फोकस करें। इस रोटेशनल मोशन को अंडरस्टैंड करते हैं, फिर आपको इसकी डेफिनेशन की बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। यहाँ पे मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि रोटेशनल मोशन और सर्कुलर मोशन में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। कुछ लोग रोटेशनल मोशन और सर्कुलर मोशन को एक ही चीज़ समझते हैं, तो हम ये बात भी क्लियर करते हैं यहाँ पे कि सर्कुलर मोशन क्या होती है और रोटेशनल मोशन क्या होती है। तो दोनों चीज़ों को हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं। लेट्स से मेरे पास एक बॉडी है, ये बॉडी CP1 है। आप कंसिडर कर सकते हैं कि ये कोई रॉड है, ठीक है। अगर इस रॉड का ये टॉप मोस्ट पॉइंट, आपको ये एक पॉइंट लेते हैं और ये पॉइंट यहाँ से P1 से P2 तक डिस्प्लेस होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो पॉइंट है इसने कितना डिस्प्लेस हुआ है, ये पॉइंट इसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, तो आप लोग कहेंगे कि ये पॉइंट जो है वो S डिस्टेंस कवर करता है, ठीक है। ये डिस्टेंस को मैंने S से डिनोट किया हुआ है। तो आप लोग इसको देखते हुए फौरन से कहेंगे कि इस पार्टिकल ने S डिस्टेंस कवर किया है। अब ये पार्टिकल P1 से P2 तक पहुंचता है और इसी तरह से डिस्प्लेस होता हुआ ये पूरा एक चक्कर मुकम्मल करता है। तो अब इस पार्टिकल की जो मोशन होगी हम इसको कहेंगे सर्कुलर मोशन। क्यों? क्योंकि ये जो पार्टिकल है वो एक सर्कल के अराउंड मूव कर रहा है, एक सर्कल के पाथ के साथ साथ मूव कर रहा है। लेकिन अब अगर इसी पार्टिकल को या इस रॉड को आप सेंटर ऑफ द सर्कल से ऑब्जर्व करें, बहुत ध्यान से ये बात सुननी है। अगर आप इसी रॉड को स्टडी करते हैं, इसकी मोशन को स्टडी करते हैं फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो आप लोग कह सकते हैं कि ये रॉड P1 से P2 तक पहुंचते हुए थीटा एंगल बनाता है, ठीक है। अब आप इसी रॉड की मोशन को बता रहे हैं एंगल की फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पे आप लोग बताते हैं डिस्प्लेसमेंट को मीटर्स की फॉर्म में कि इसने S डिस्टेंस मूव किया है। लेट्स से आप कह सकते हैं 10 मीटर मूव किया है या 15 मीटर मूव किया है। लेकिन अगर आप इसी रॉड को सेंटर ऑफ द सर्कल से स्टडी करते हैं तो आप लोग कहेंगे कि इस रॉड ने इतने एंगल मूव किया है। लेट्स से उसने थीटा एंगल, ये हम जनरली लिख रहे हैं कि थीटा एंगल, लेट्स से आप सकते हैं उसने 60 एंगल मूव किया है। जब ये रॉड इधर इस पॉइंट पे होगा बिल्कुल एग्जैक्ट नॉर्मल टू द सेंटर, तो आप लोग कहेंगे कि ये रॉड 90 डिग्री पे मूव हुआ है या π/2 एंगल इसने मूव किया है। तो जब आप इस रॉड की मोशन को सेंटर ऑफ द सर्कल से स्टडी करेंगे और उसकी मोशन को एंगल की फॉर्म में बताएंगे तो अब ये वाली जो मोशन होगी इसको हम लोग कहते हैं रोटेशनल मोशन। डिफरेंशिएट आपने कर लिया, इसको अब मैं दोबारा से रिव्यू करता हूँ, आपने इसको बहुत अच्छी तरह से समझना है। जैसे मैंने आपको कहा है कि सर्कुलर मोशन में और रोटेशनल मोशन में स्टूडेंट को अक्सर कन्फ्यूजन रहती है। वो ये समझते हैं कि सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन एक ही चीज़ है। सर्कुलर मोशन में कोई एक पॉइंट आप कंसिडर करते हैं बॉडी का, या कोई एक पॉइंट होता है जो सर्कल के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करता है। लेकिन जो रोटेशनल मोशन होती है उसमें आप मोशन को मीटर्स की फॉर्म में नहीं बताते डिस्टेंस को, बल्कि आप एंगल की फॉर्म में बताते हैं कि बॉडी ने इतने एंगल मूव किया है। और साथ में
इस बॉडी का हर एक पॉइंट उसी उतने ही एंगल पर मूव करता है। ठीक है, ये रॉड का हर एक पॉइंट यहाँ से P1 से P2 तक थीटा एंगल ही मूव करेगा। लेकिन अगर आप इसका ये वाला पॉइंट सिर्फ टॉप मोस्ट पॉइंट देखेंगे जो सर्कुलर मोशन में होगा, तो ये P1 से P2 तक S डिस्टेंस कवर करेगा। लेकिन अगर इसी रॉड का मिड पे कोई पॉइंट कंसिडर करते हैं तो मिड वाला पॉइंट यहाँ से लेकर यहाँ तक कभी भी S डिस्टेंस कवर नहीं करेगा, बल्कि वो S/2 डिस्टेंस कवर करेगा। तो ये जो सर्कुलर मोशन होती है या रोटेशनल मोशन होती है, उसमें फर्क ये है कि सर्कुलर मोशन को आप मीटर्स में मेजर करते हैं और सर्कुलर मोशन में कोई बॉडी का एक पॉइंट सर्कुलर पाथ के साथ मूव करता है, जबकि रोटेशनल मोशन में बॉडी का हर एक पॉइंट, एवरी पॉइंट सर्कुलर पाथ में मूव करता है और आप उसकी मेजरमेंट करते हैं एंगल्स की फॉर्म में। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है सर्कुलर मोशन में और रोटेशनल मोशन में। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब हम रोटेशनल मोशन की प्रॉपर डेफिनेशन पर आते हैं। रोटेशनल मोशन को इस तरह से डिफाइन किया जाता है, द मोशन ऑफ ए रिजिड बॉडी। कोई एक रिजिड बॉडी है, जैसे यहाँ पे मैंने आपको कहा है कि CP1 लेट से कोई एक रॉड है, तो रॉड भी रिजिड बॉडी होती है। द मोशन ऑफ ए रिजिड बॉडी व्हेन एवरी पॉइंट इन द बॉडी मूव्स इन सर्कुलर पाथ अराउंड एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक एक्सिस ऑफ रोटेशन के साथ बॉडी का जब हर एक पॉइंट सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो इसको हम लोग कहते हैं रोटेशनल मोशन या फिर एंगुलर मोशन। क्योंकि ये मोशन हम एंगल की फॉर्म में बताते हैं तो इसलिए इसका दूसरा नाम होता है एंगुलर मोशन। तो ये थी स्टूडेंट्स रोटेशनल मोशन की डेफिनेशन। इसको आपने बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि मैंने बताया है कि पूरे चैप्टर में जितनी भी टर्मिनोलॉजीज होंगी, क्वेश्चंस होंगे, वो रोटेशनल मोशन से ही रिलेटेड होंगे। तो आपने रोटेशनल मोशन को पहले बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है कि रोटेशनल मोशन होती क्या है। मैं आपको इसको एक वीडियो के ज़रिए भी आपको ये बात थोड़ी सी एनिमेशन के ज़रिए भी क्लियर करता हूँ। आपने इस बॉडी को देखना है। ये बॉडी अपने एक्सिस के अराउंड मुकम्मल तौर पर रोटेट करेगी। ये आप देखें, ये बॉडी अपने एक्सिस के अराउंड मुकम्मल तौर पर, बॉडी का हर एक पॉइंट अपने एक्सिस के अराउंड, ये इसका एक्सिस है, तो एक्सिस के अराउंड इस बॉडी का हर एक पॉइंट मूव कर रहा है, तो ये रोटेशनल मोशन होगी। लेकिन अगर हम इसी बॉडी के ऊपर कोई एक पॉइंट कंसिडर कर लें, ठीक है, टॉप मोस्ट पॉइंट अगर हम कंसिडर कर लें इस बॉडी के ऊपर, ये रेड कलर में मैंने एक पॉइंट कंसिडर किया है, तो ये वाला पॉइंट अगर आप इसको गौर से देखें तो ये पॉइंट सर्कल के साथ मूव करेगा। तो इस पॉइंट की मोशन जो है वो सर्कुलर मोशन होगी। जबकि जब हम पहले एक पूरे स्फेयर को देख रहे थे, पूरे स्फेयर में जो स्फेयर है वो अपने एक्सिस के अराउंड उसका हर एक पॉइंट सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा था। तो ये आपने इस तरह से इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है कि सर्कुलर मोशन क्या होती है और रोटेशनल मोशन क्या होती है। उसके बाद हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो हम सर्कुलर मोशन में कहते हैं कि P1 से बॉडी P2 तक S डिस्टेंस कवर करती है, लेट्स से वो 5 मीटर करती है या 10 मीटर डिस्टेंस कवर करती है, ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है। लेकिन जब हम डिस्प्लेसमेंट को एंगल की फॉर्म में बताते हैं, लेट से हमने यहाँ पे सेंटर ऑफ द सर्कल से इसी रॉड को स्टडी किया और हमने कहा कि ये रॉड इतने एंगल मूव करता है, लेट से वो 60 डिग्री मूव करता है। जब हम इसी डिस्प्लेसमेंट को एंगल की फॉर्म में बताते हैं तो इस डिस्प्लेसमेंट को कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो यही इसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, द एंगल फॉर्म्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है, वो एंगल जो सेंटर ऑफ द सर्कल पर बनता है ड्यूरिंग मोशन ऑफ द बॉडी, इट बिटवीन इट्स टू रेडियाई। ठीक है, यहाँ से अगर आप देखें CP1, ये जो रॉड CP1 है ये सर्कल के रेडियस के इक्वल है, और इसी तरह से CP2 पोजीशन पे अगर आप देखेंगे तो CP2 भी रेडियस ऑफ द सर्कल के इक्वल होगा। तो इन दो रेडियाई के दरमियान ये जो एंगल थीटा बनेगा, ये बात यहाँ पे लिखी हुई है, द एंगल फॉर्म्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बिटवीन इट्स टू रेडियाई व्हेन अ बॉडी रोटेट about axis of rotation is called angular displacement।
तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बेसिकली होती क्या है, जब दो रेडियाई, सर्कल के जो दो रेडियाई होते हैं उनके दरमियान वो वाला एंगल जो बनता है किसी बॉडी की रोटेशन की वजह से, किसी बॉडी की रोटेशन की वजह से, जब वो अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट कुछ रोटेट करती है, जब बॉडी का हर एक पॉइंट सर्कुलर पाथ में कुछ एंगल पर मूव करता है, तो हम उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं रोटेट, कि वो रोटेट कर रहा है, और उसके लिए जो मोशन होगी हम उसको कहते हैं रोटेशनल मोशन, और सेंटर पे जो एंगल बनता है हम लोग उसको कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि हम उस डिस्प्लेसमेंट को या उस मूवमेंट को, पार्टिकल की जो मूवमेंट है उसको बता रहे हैं, उस डिस्प्लेसमेंट को इन द फॉर्म ऑफ एंगल, इसलिए हम इसको कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात कि ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है इसका यूनिट क्या होगा। सिंपल, अगर आप डिस्प्लेसमेंट को देखते हैं, जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट होती है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग जो मोशन होती है या जो डिस्प्लेसमेंट होती है उसका यूनिट होता है मीटर। लेकिन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्योंकि एक एंगल की फॉर्म में होती है, तो इसलिए जो एंगल का यूनिट होता है, ऐसा यूनिट वो होता है रेडियन। ठीक है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का भी जो यूनिट होगा वो होगा रेडियन। अब रेडियन क्या होता है, इसको आप लोग फर्स्ट ईयर में बहुत डिटेल से पढ़ चुके हैं। जब ये आर्क लेंथ, ठीक है, जब भी बॉडी डिस्प्लेस करती है, फॉर एग्जांपल ये P1 से P2 तक मूव करती है, तो ये जो यहाँ पे आर्क बनती है, इस आर्क की लेंथ अगर इस रेडियस ऑफ द सर्कल के इक्वल हो, ठीक है, मतलब ये कि ये CP1 अगर इस P1 से P2 तक का जो डिस्प्लेसमेंट है ये अगर इक्वल हो जाए, तो फिर यहाँ पे जो एंगल बनता होता है उस एंगल को हम लोग कहते हैं 1 रेडियन। ये 1 रेडियन अब होता कितना है इसको भी हम देखेंगे, लेकिन थोड़ा बाद में देखेंगे। आप फिलहाल ये देख लें कि रेडियन की डेफिनेशन क्या होती है। तो रेडियन किसको कहते हैं, जब ये आर्क लेंथ, इस आर्क की लेंथ और इस रेडियस की लेंथ इक्वल हो जाए। जब आर्क लेंथ इक्वल हो रेडियस ऑफ द सर्कल, तो यहाँ पे जो एंगल बनता है सेंटर पे वो 1 रेडियन के इक्वल हुआ करता है। अच्छा, आपने याद रखना है कि ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होती है ये पॉजिटिव होती है काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए। ठीक है, जब भी बॉडी काउंटर क्लॉकवाइज मूव करती है तो हम उसकी डिस्प्लेसमेंट को पॉजिटिव कंसिडर करते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं P1 से P2 तक बॉडी एंटी क्लॉकवाइज जा रही है, तो एंटी क्लॉकवाइज जब बॉडी मूव करती है तो उसकी डिस्प्लेसमेंट होती है पॉजिटिव। लेकिन अगर यही बॉडी जब क्लॉकवाइज मूव करे, जिस तरह से घड़ी की सिमत होती है, क्लॉकवाइज अगर मूव करेगी तो फिर इस डिस्प्लेसमेंट को हम लोग नेगेटिव कंसिडर करते हैं। ठीक है, आप इसको यहाँ से भी कॉन्सेप्ट ले सकते हैं कि जो एंगल हमेशा होता है, यहाँ से अगर आप देखें यहाँ से यहाँ तक एंगल पॉजिटिव हुआ करता है, यहाँ से बिल्कुल, यहाँ से अगर आप बिल्कुल स्ट्रेट नॉर्मल यहाँ तक देखेंगे तो एंगल जो है वो 90 डिग्री होगा, तो पॉजिटिव एंगल होगा। तो अगर यहाँ से आप इस डायरेक्शन में आएंगे तो एंगल हमेशा नेगेटिव होता है। ठीक है, यहाँ से अगर आप यहाँ तक देखेंगे तो -90 डिग्री एंगल होगा। तो मतलब ये कि एंगल क्योंकि नेगेटिव होता है क्लॉकवाइज और एंगल क्योंकि पॉजिटिव होता है एंटी क्लॉकवाइज, तो इसलिए जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होती है वो भी पॉजिटिव होती है एंटी क्लॉकवाइज के लिए और क्लॉकवाइज के लिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होती है। अब आज की सबसे इम्पॉर्टेंट बात और वो ये है कि ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होती है इसकी डायरेक्शन क्या होती है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आपको पता है एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसी तरह से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो डेफिनेटली इसके मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसकी कोई ना कोई डायरेक्शन भी होगी। तो डायरेक्शन को किस तरह से हम लोग फाइंड करते हैं और किस तरह से देखते हैं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती किस तरफ है, तो आज का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि स्टूडेंट्स अक्सर इस बात में कंफ्यूज होते हैं। स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि अगर बॉडी P1 से इस तरह से P2 की सिमत में मूव कर रही है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी यही वाली होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। स्टूडेंट्स, जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होती है इसकी डायरेक्शन को हम लोग फाइंड आउट करते हैं बाय राइट हैंड रूल। अच्छा, अब ये राइट हैंड रूल क्या होता है हम इससे पहले इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करेंगे, लेकिन पहले हम इसकी स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं कि राइट हैंड रूल की स्टेटमेंट क्या है। होल्ड द एक्सेस ऑफ रोटेशन, सबसे पहले क्या करना है, एक्सेस ऑफ रोटेशन को होल्ड कर लेना है। किस तरह से, इस तरह से यूर राइट हैंड, जाहिर सी बात है राइट हैंड रूल है तो आप राइट हैंड से ग्रिप करेंगे in such a way that fingers are curling in the direction of motion,
जिस डायरेक्शन में वो बॉडी मूव कर रही होगी, आपने उस डायरेक्शन ऑफ मोशन में अपनी फिंगर्स को कर्ल कर लेना है। अब जो अंगूठा है, ठीक है, एरेक्ट थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो जो एरेक्ट थंब होगा वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा, ठीक है। अब ये बात हमें इसकी स्टेटमेंट पढ़ने से ये बात अच्छी तरह से समझ नहीं आती, इसलिए आप इस एनिमेशन को ज़रा गौर से देखें। ये लेट्स से मेरे पास एक व्हील है, ठीक है, इसकी मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन भी आपके सामने है। तो जिस डायरेक्शन में ये व्हील मूव कर रहा है, आप उसी डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स को कर्ल कर लें, लेकिन ख्याल रखना है कि आपका जो अंगूठा है वो बिल्कुल सीधा होना चाहिए। तो जिस डायरेक्शन में ये अंगूठा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन वो ही होगी। अपवर्ड है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी अपवर्ड होगी। तो करना क्या है स्टूडेंट्स, आपने व्हील की डायरेक्शन में या कोई भी ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर मोशन में रोटेट कर रहा होता है, बेसिकली वो रोटेशनल मोशन होगी, तो आपने उस रोटेशनल मोशन की डायरेक्शन में क्या करना है, उसको ग्रिप कर लेना है। इस तरह से ग्रिप करना है कि जो फिंगर्स हैं वो डायरेक्शन ऑफ मोशन में कर्ल करनी है। तो जो एरेक्ट थंब होगा वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन बताएगा। अब यहाँ पे एक कन्फ्यूजन होती है। अब देखें यहाँ पे जो व्हील घूम रहा है, अगर आप इसकी मोशन को देखें तो आप देखेंगे कि ये व्हील तो अपनी जगह पे ही रोटेट कर रहा है, ये ऊपर डिस्प्लेस तो नहीं हो रहा, ठीक है। तो यहाँ पे ये कन्फ्यूजन होती है कि अगर इसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड है तो इस व्हील को फिर ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। और अगर ये क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेफिनेटली वो डाउनवर्ड होगी, तो फिर इसको डाउनवर्ड डिस्प्लेस करना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि इस जो व्हील है इसके सेंटर पे एक बैरिंग लगा होता है। उस बैरिंग का काम क्या होता है, वो इसको मूव करवाने में हेल्प करता है और इसकी जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होती है उसको ओवरकम करता है। लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं होता कि आपको कहीं पर भी इसकी रियल लाइफ एग्जाम्पल ना मिले। ऐसी बहुत सारी रियल लाइफ एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की एग्जैक्ट डायरेक्शन देख सकते हैं। तो लेट्स से ये एक कोक की बोतल है जो इस भाई साहब ने अपने हाथ में पकड़ी हुई है। अगर आप ये चाहते हैं कि इसका जो ढक्कन है वो अपवर्ड डिस्प्लेस करे, ऊपर की जानिब आए, तो आप फिंगर्स को, आप अपने थंब को अपवर्ड डायरेक्शन में रखें और फिंगर्स की डायरेक्शन में उस ढक्कन को मूव करवाएं, तो ये ढक्कन आप देखेंगे लूज हो जाएगा। और बिल्कुल इसी के अपोजिट, अगर आप इस बोतल को, अगर आप चाहते हैं कि इस बोतल का जो ढक्कन है वो डाउनवर्ड डिस्प्लेस हो, तो आप अपने अंगूठे को डाउनवर्ड रखें और फिंगर्स की जो डायरेक्शन है आप उस डायरेक्शन में उसको मूव करवाएंगे, तो आप देखेंगे कि ये जो बोतल का ढक्कन है वो टाइट हो जाएगा, वो लूज नहीं होगा। तो आप ये रियल लाइफ एग्जांपल है, अपने घर में भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो राइट हैंड रूल है इसको समटाइम्स स्क्रू रूल भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि जितने भी स्क्रूज होते हैं, ये ढक्कन होते हैं, ये राइट हैंड रूल ही इनमें वैलिड होता है। अगर आप चाहते हैं कि ये स्क्रू या ढक्कन अपवर्ड मूव करे तो आप अपवर्ड डायरेक्शन में अपना थंब रखें और फिंगर्स जिस डायरेक्शन में कर्ल हो रही हैं आप उस डायरेक्शन में अगर फोर्स लगाएंगे तो ये ढक्कन अपवर्ड आ जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि ये ढक्कन डाउनवर्ड डिस्प्लेस करे तो आप अपनी फिंगर्स की डायरेक्शन में उसको थोड़ी सी फोर्स लगाएंगे तो वो टाइट होगा, वो कभी भी लूज नहीं होगा। तो इस राइट हैंड रूल को समटाइम्स स्क्रू रूल भी कहते हैं, क्योंकि जितने भी स्क्रूज होते हैं ये राइट हैंड रूल ही ओबे करते हैं। अब आज का लास्ट पॉइंट, रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री। स्टूडेंट्स, हमने कुछ देर पहले ये कहा था कि जब बॉडी P1 से P2 तक जाती है तो वो यहाँ पे कुछ एंगल थीटा बनाती है, ठीक है। हमने कहा था कि अगर ये P1 से P2 तक की जो लेंथ है वो इस रेडियस के इक्वल हो जाए तो फिर हम लोग यहाँ पे जो एंगल बनेगा उसको हम लोग 1 रेडियन कहते हैं। तो अब इस छोटी सी बात से आप लोग ये क्लियरली समझ जाएंगे कि कितना एंगल यहाँ पे बनता है डिग्री में, जिसको हम लोग 1 रेडियन बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कंपेयर करेंगे रेडियन को डिग्री के साथ। लेट्स से ये रॉड P1 से मूव करते हुए एक पूरा चक्कर मुकम्मल करता है और दोबारा P1 पे आ जाता है। तो अगर आप डिग्री में इसकी मोशन को देखेंगे तो आप कहेंगे कि इस रॉड ने 360 डिग्री मूव किया है,
ठीक है। या आप ये भी कह सकते हैं, अगर आप इसको रेडियन में देखेंगे तो आप कहेंगे यहाँ से रॉड मूव करता हुआ जब यहाँ पे पहुंचेगा तो π/2 एंगल होगा, यहाँ पे पहुंचेंगे तो एंगल 180 डिग्री यानी कि पाई होगा, और यहाँ से मूव करते हुए जब यहाँ पे आएगा ये रॉड तो एंगल जो है वो 270 डिग्री होगा, जो कि रेडियन में 3π/2 होगा। और जब ये दोबारा से P1 पोजीशन पर पहुंचेगा तो डिग्री में तो वैल्यू होगी 360 डिग्री, लेकिन रेडियन में होगा 2π। ठीक है, तो 2π रेडियन बनता है जब 360 डिग्री पर कोई भी बॉडी मूव करती है, एक मुकम्मल चक्कर कंप्लीट कर लेती है। तो 2π रेडियन इक्वल होता है 360 डिग्री के। यहाँ से अगर आप 2 को दूसरी साइड पे जाके डिवाइड कर देंगे तो 360/2 होता है 180। तो पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। और अगर आप पाई की वैल्यू होती है 3.14, अगर आपको 180 पे डिवाइड करेंगे तो एंगल आ जाएगा 57 पॉइंट समथिंग। तो 1 रेडियन जो होता है वो 57 डिग्री के इक्वल होता है। मतलब ये है कि 57 डिग्री पर जब बॉडी यहाँ से रोटेट करती है तो 57 डिग्री पर ये जो आर्क की लेंथ होती है, यहाँ पे जो आर्क बन रही है उसकी लेंथ और रेडियस ऑफ द सर्कल की लेंथ जो है वो इक्वल हो जाती है, क्योंकि इसी को हम लोग 1 रेडियन बोलते हैं। और यहाँ पे हमने देखा है कि 1 रेडियन 57 डिग्री के इक्वल आ रहा है। तो इट मीन्स कि जब बॉडी 57 डिग्री पे मूव करती है तो तब उसकी जो आर्क होती है ये आर्क लेंथ इक्वल हो जाती है इस रेडियस ऑफ द सर्कल के। और यही क्योंकि रेडियन की डेफिनेशन है तो 1 रेडियन इक्वल होता है 57 डिग्री। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने रोटेशनल मोशन को बहुत डिटेल के साथ डिस्कस किया और साथ में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को देखा और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन को देखा कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या होती है। तो आपसे मुलाकात होगी अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।